अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, क्रिटिकल क्राइसिस अब हुकूमतों तक पहुंच गया है। अब सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी। ये ऐलान के बाद से बहुत सारी हमारे सामने मराहल आए। कभी ये कहा गया असम्बलियाँ बचाई जाएंगी, कभी ये कहा गवर्नर राज लगाया जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात की भी बात हुई। कोई बात भी हतमी नतीजे तक पहुंचे बगैर आखिरकार इमरान खान को ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा कि असम्बलियाँ तहलील की जाएं, क्योंकि इसके अलावा इमरान खान अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो फिर उनकी सियासी मौत दिखाई देती है। और अगर पीडीएम की जमातें और इत्तेहादी वफाकी जमातें अगर वो इलेक्शन अनाउंस करती हैं तो ये उनके लिए सियासी मौत होगी। ये एक ऐसी बैटल है सियासी तौर पर जिसकी हार और जीत का फैसला हर इलेक्शंस में होना है। इसीलिए पीडीएम की जमातों ने सिर्फ और सिर्फ अगर असम्बलियाँ सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी तो सिर्फ इलेक्शन वहाँ तक महदूद रखने का फैसला किया है। ये अभी तक की मुशावरत में जो सामने आ रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा अगर असम्बलियाँ सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं? किसको सियासी फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसके लिए कबूल होगा, किसके लिए नाकाबिले कबूल होगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक अल फारूक साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे यावर बुखारी साहब, MP है, पंजाब असम्बली से इनका ताल्लुक है, PTI के सीनियर रहनुमा है और उस डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे जो इन असम्बलियों का इस वक्त हिस्सा भी हैं कि क्या असम्बलियाँ रहनी चाहिए या नहीं। और शेख मुनीर साहब एडवोकेट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सदीक अल फारूक साहब, आखिर क्या वजह है कि हम लोग यही बात करते थे कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और पीडीएम के लिए मुश्किल है गवर्नेंस करना और जो मुश्किल डिसीजन है उनके लिए वो लेना, इस वक्त मुल्क को चलाना, और इतने कम पीरियड में ये मुमकिन भी नहीं है। तो बेहतर होता कि इलेक्शन कॉल कर लिए जाते और ये बहरान, ये क्राइसिस ख़त्म हो जाता। तो ये आप लोग इसकी तरफ क्यों नहीं आते? क्या सियासी नुकसान मुल्क से बढ़कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही वो सवाल हैं जिनके हम रोज जवाब देते हैं और यही वो सवाल हैं जो हमारे एंकर पर्सन जो है वो रोज उठाते हैं, रोज पूछते हैं। पहली ये है कि शौकत तरीन साहब जो इनके चौथे वजीर खारजा अपना खजाना थे, उन्होंने ये बात मई इसी साल 22 में कही कि इमरान खान के पास कोई माशी प्रोग्राम नहीं था। और फिर IMF के साथ वाहिदे भी, इमरान खान जिन्होंने कहा था मर जाऊंगा और IMF के साथ मैं उनसे कर्जा नहीं लूंगा, वो बचाए अल्लाह ने, ना वो मरे ना उन्होंने IMF के साथ मुआहदों से इनहराफ किया, बल्कि भाग भाग के किया। जब उन्होंने देखा कि अब वो जाने वाले हैं तो उन्होंने उससे इनहराफ किया मुआहदों से, जिसकी वजह से डिफॉल्ट की तरफ हम, यानी बस ऐलान होने वाला था कि हम श्रीलंका बनते। उस वक्त अदम एतमाद के जरिए हमने उन्हें निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह बचाया। और कल उनके उसी शौकत तरीन ने यह कहा कि मुल्क अब पाकिस्तान डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। आज अखबारात में छपा हुआ है और कल टीवी की सुर्खियां थी। इस दूसरी बात जो आपने की, मुश्किल फैसले ही तो हमने किए। हमने हुकूमत अदम एतमाद के बाद संभाली इस ऐलान के साथ कि हम रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। पाकिस्तान खुदा न खास्ता ना रहे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, श्रीलंका की तरह मामलात हो जाए तो फिर हमारी क्या हैसियत हो? उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचाया, उसकी मुश्किलात हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त इमरान खान के मसाइल क्या? इमरान खान के सबसे बड़े मसाइल उनके अपने इकरारी जराइम हैं। उन्होंने तस्लीम किया मेरा तोहफा मेरी मर्जी, और जो कुछ तोशाखाना से बेचा अरबों रुपए का माल चंद करोड़ में, और उसकी भी कोई सही रसीद कुछ नहीं है। एक तो वो उनका इकरारी जुर्म है, दूसरा इकरारी जुर्म है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, जिसमें उनके वकील ने तस्लीम किया कि हाँ ये हम फंड वसूल हमने किए हैं और ये अकाउंट थे, ये हमसे रह गए थे, हम दे नहीं सके, वो जो खुफिया अकाउंट स्टेट बैंक ने दिए। अब ये वो जराइम हैं जिन जराइम की सजा इमरान खान को मिलनी है। इकरार वो कर चुके हैं, इसमें ताखीर अब वो नहीं होगी। जिनको ये हैंडलर्स कह रहे हैं, जो इनके पुश्त पनाह थे, अब वो पुश्त पनाह नहीं रहे, तो अब उन्हें नजर आ रही है सदा। उससे बचने के लिए
कभी वो डूबते को तिनके का सहारा, कभी वो कहते हैं मेरे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। 24 घंटे नहीं गुजरते तो कहते हैं नहीं हम तो सूबे तोड़ेंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जले पाँव की बिल्ली बने हुए हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि इस तरह से वो अपने इकरारी जराइम की सजा से मैं समझता हूँ नहीं बच सकेंगे। कानून अपना रास्ता लेगा और सियासत में और पार्लियामेंट में जो हमने करना है बतौर पीडीएम की गवर्नमेंट में वो भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं चाहूँगी कि यावर बुखारी साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें कि जो कुछ सिद्दीक अल फारूक साहब ने कहा है कि इससे पहले ये जरदारी साहब भी कह चुके हैं, पीएमएलएन के अक्सर रहनुमा ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब तो इमरान खान को जेल जाना होगा, अब तो जेल जाने का वक्त आ गया है, सज़ा का वक्त आ गया है, नाअहली का वक्त आ गया है। तो ये उससे बचने के लिए ये एक सियासी क्राइसिस पैदा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, जितनी बातें आपने की सिद्दीक उल फारूक साहब ने सिवाय आपके सवाल को घुमा फिरा के ऐसी बातें की है कि जिनका शायद इनको पूरा इल्म नहीं है, क्योंकि जो मईशत की ये बातें कर रहे हैं ना, डिफॉल्ट और वो ये ड्रामाबाजी किसी और को बताएं, वो इसलिए कि इनके अपने जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है जो मुसल्लत शुदा हैं, वो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जब आज़ाद-ओ-शुमार उनको दिखाए गए, वो खुद हैरान रह गए कि पाकिस्तान 6% पे तरक्की कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.8% ग्रो कर रही थी, आपका 5 बम्पर क्रॉप थे, आपका एग्रीकल्चर 4.4% पे था, आपकी सर्विसेज 4.5% पे थी। सिद्दीक उल फारूक साहब पता नहीं कौन सी ख्वाबी बातें दुनिया को बता रहे हैं, मेरे भाई हैं, और वो मतलब एक शफाफ गलत कलामी अपनी हुकूमत के एक इदारे को झुठला रहे हैं। और जबकि मुफ्ती इस्माइल साहब जो आज भी बातें कर रहे हैं, वो इसाकदार जो कहता था मैं डॉलर को 100 रुपए से नीचे ले आऊंगा, वो वहां पे अपनी जिस तरीके 200 से नीचे ले आऊंगा जी। इसाकदार द फिगर फजिंग किंग, IMF ने कहा था कि ये झूठ बोलता है हमारे साथ, वर्ल्ड बैंक ने कहा था ये हमारे साथ झूठ बोलता है। इन लोगों ने, इनको क्यों नहीं पैसा मिल रहा है इसके लिए सनातली? क्योंकि ये लोग खा जाते हैं, सिंध में तो खा जाते हैं, इधर भी ये खा जाते हैं, शहबाज शरीफ खा गया, ये लोग सारे खा गए, और अभी दुनिया इनके ऊपर एतबार ही नहीं करिए। जहां पे जाते हैं कहते हैं जी हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे, क्योंकि झूठे तो हैं। जहां तक तो सखाना की इनने बात की, इनके अंदर जुर्रत है तो जाके उनके खिलाफ मुझे कुछ करके दिखाएं। उन्हें कोई कानून नहीं तोड़ा है, कोई कानून नहीं तोड़ा है, अरबों रुपए की कोई चीज भी नहीं थी। झूठ बोलते हैं ये लोग वो बातें करते हैं कि जो जाके आखिर में अपने मर्जी वाले बंदों से जाके सर्टिफिकेट उठा के लाते हैं। जो बंदा था इनका वो भी झूठा निकला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो मर्जी करते रहे। ये बोले ना कि इमरान खान ने ये कर दिया और वो कर दिया, अवाम कहती है हमारी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। वो इनको देखना नहीं चाहती, क्योंकि इन लोगों ने इतना इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। और अगर इतने मुहिबे वतन है तो सिद्दीक उल फारूक साहब अपने लीडरान को बोलें कि अपनी जायदादें बेच के पाकिस्तान आ जाए, जुर्रत दिखाए ना। पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, तो इन लोगों को चाहिए कि अपने लीडरान को बोलें कि अपनी जायदादें बेचें। जरदारी क्या, ये क्या, मुल्ला फजल रहमान क्या, जो भी है, जहां जहां पे बेचे, आके इधर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ना। खैर ओवरसीज पाकिस्तानी इसको तो वो इनकी जो है मरियम औरंगजेब के ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों करें? तुम लोगों के गुलाम है वो, तुम लोगों को जब दिल चाहता है उनको उठा के बेइज्जत कर देते हो, उनका वोटिंग राइट खींच लेते हो, और अभी तुम लोग उनसे मदद मांगते हो। चाइना की तरक्की ओवरसीज चाइनीज ने शुरू की थी, यहाँ पे भी तरक्की ओवरसीज पाकिस्तानी जी करेंगे। लेकिन इन लोगों को अपने आकाओं को बचाने के लिए कुछ होगा तो करेंगे ना। ये लोग पंजाब जैसी जगह से इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनकी जुर्रत है तो करेंगे। कहते हम 6 महीने लेंगे, वो 6 महीने नहीं साल लो, वो तो हम इनको बताएंगे। अभी तो हम डिक्टेट इनको कर रहे हैं। ये कहते हैं ना हम लोग जो करेंगे, आखिरी मौका इनको मिल रहे हैं। नहीं किया तो पंजाब असेंबली एंड केपी असेंबली डिसॉल्व होगी और 90 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा। ये लोगों ने जो कुछ करना है जाके करके दिखा दे, इनमें जो जुर्रत है करके दिखा दे, जो एलियत है वो करके दिखा दे। राइट शेख मुनीब साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गिदर भटकियां इनकी, सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है। इनके लीडरान भी चोर, और ये लोग चोरों को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो हैरानगी इस बात पे होती है, और अल्लाह को कल जवाब ही इन्हें देना है।
राइट। शेख साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त ये जो आपस की चपकलश है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये मुल्क के लिए नुकसान का बायस बन रही है? इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा। पीटीआई को अपना मफाद अजीज़ है और पीडीएम की जमातों को अपना मफाद अजीज़ है। आपको क्या लगता है कि किसकी स्ट्रेटजी बेहतर है, कि मुल्क के मफाद में इस वक्त पीडीएम सही परफॉर्म कर रही है? देखें, बात ये है कि जो अगर हम थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू करें जो हमारे प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं, मतलब नेशनल लेवल के ऊपर, पीडीएम कभी नहीं चाहेगी कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो। ये उनकी सियासी मौत साबित हो सकती है, बिकॉज़ हमारे अब मुल्की जो माशी हालात आप उसमें देख लें, रेमिटेंस जो हमारी है वो डाउनवर्ड है। आप इन्फ्लेशन देख लें, वो अपवर्ड जा रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है। और इसी तरह आप स्टेट बैंक ने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो मजीद एलसीज वगैरह नहीं खोल रहा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप डॉलर ही अवेलेबल नहीं है तो एलसीज कैसे ओपन होंगे? जी, मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। आईएमएफ आपको नेक्स्ट जो आप इंस्टॉलमेंट देनी है वो भी आपके लिए एक बीच ऑब्स्टिकल है, वो पता नहीं वो मिल पाती कि नहीं मिल पाती इंस्टॉलमेंट। लेकिन नहीं, ये तो वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि हम हर जो किस्त टाइम पर देंगे, पहले भी अदायगी टाइम पर हुई है, अब भी अदायगी टाइम पर ही होगी। नहीं, वो आपने उनकी मेरा स्टेटमेंट सही तरह देखी नहीं, आपकी नजरों से नहीं गुजरी। उन्होंने कहा जी अगर आईएमएफ नहीं देगा तो हम देख लेंगे आईएमएफ को, ये भी उन्होंने कहा ना इसहाक डार साहब ने। तो ये ऐसा तो नहीं चलना, बात तो निगोशिएशन से होनी है, कोई लॉजिक से होनी है। तो जो चीज़ को फैक्ट्स नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक ही होगी ना। ऐसा तो नहीं होना कि जी मैं आईएमएफ के पास जाऊंगा और मुझे लोन मिल जाएगा। तो एक तरफ आप थर्ड दे रहे हैं कि जी आईएमएफ नहीं देगा तो मैं देख लूंगा। बहरहाल ओवरऑल बात यह है कि हमारे जो मुल्की हालात है, मुआशी हालात हैं, वो बड़े मतलब परेशान कुन हैं। इसमें पीडीएम मेरा ख्याल है कभी नहीं चाहेगी कि फौरी तौर पे वो इलेक्शन अनाउंस कर दे। लेकिन अगर वो बाद में भी अगर करवाना चाहेंगे, मेरा ख्याल है वो भी उनके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि बात ये है कि अगर ये असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं प्रोविंशियल, ये पंजाब और केपी के, तो अभी तो फिर मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वफाक होगा ना उनके पास। देखिए, वफाक उनके पास होगा डेफिनेटली। देखिए, आप देखें इमरान खान का पॉपुलरिटी या पीटीआई का पॉपुलरिटी का ग्राफ कहाँ जा रहा है। क्या कर लेंगे? 10-15 सीटों पर नीचे कर लेंगे, 20 कर लेंगे। आप देखिए पॉपुलरिटी का ग्राफ इमरान खान का ऊपर जा रहा है। केपी के और अपना पंजाब में डेफिनेटली वो एक मुझे जो लग रहा है कि वो रूलिंग पार्टी होगी इलेक्शन के बाद। तो अगर ये इलेक्शन अब हो जाते हैं, अगर उनकी हुकूमत इन दोनों प्रोविंसेस में आ जाती है, तो ये फिर डेफिनेटली जब जनरल इलेक्शन आगे कॉल करेंगे, ये वहाँ पे पीडीएम को ये इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोनों सूबों में देखिए मेजर सूबे तो आपके जी ना, केपी के और पंजाब। तो अगर यहाँ पे अगर इनकी ये गवर्नमेंट हुई तो ये बड़ा अपना क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं अपने जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो मेरा ख्याल बहरहाल बात ही है कि इलेक्शन के लिए अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो करवा देनी चाहिए फौरी तौर पे, वो कोई गैर आईनी बात तो कर नहीं रहे। राइट, ये और इसका जो भी सियासी नुकसान है अगर पीडीएम को होना है, वो आज भी होना है, वो कल भी होना है, और इसके लिए तो उनको तैयार रहना चाहिए। इस पर बात एक लेते हैं सदीक अल फारूक साहब को भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अब हम बात कर रहे थे पहले भी ब्रेक से पहले कि इलेक्शन जल्द हो जाएं तो किसका सियासी फ़ायदा किसका नुकसान है। तो ये एक बहस है जिसमें जितना भी जाया जाए मेरे ख्याल में इसका नतीजा कोई भी नहीं है अनटिल के हम प्रैक्टिकली इसको देखें कि इलेक्शन में कौन अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कौन अपना बयानिया रखता है, किसको अवाम वोट देते हैं, तब तक नहीं चल सकता। लेकिन ये एक अजम्पशन है जिस पर हम बात करें, एक पैमाना है, मुख्तलिफ राय है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सदीक अल फारूक साहब, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि आज भी आपको अगर नुकसान होना है तो कल भी आपको नुकसान होना है, क्योंकि इलेक्शन तो ज़्यादा दूर नहीं है। एक तो ये है, उसकी वजह ये है कि इन 5 से 6 महीनों में आपने कुछ कर नहीं लेना, पोजीशन तो यही रहनी है। तो अगर अभी इलेक्शन आप नहीं करवाते, सूबाई असेंबलियाँ इस वक्त अगर पीटीआई तहलील करके सूबाई असेंबलियाँ दोबारा बना लेती है और आप वफाकी हुकूमत नेक्स्ट अगर इलेक्शन में जाएंगे तो आप तो वफाकी गवर्नमेंट को लूज कर देंगे वहाँ पे। ओके ना, ये फिर आपने कहा ना ये आपका मफरूजा है ना, आपने ये भी मफरूजा पेश कर दिया कि जी 6 महीनों में आपने क्या कर लेना है। कमाल बात सर 8 महीनों में क्या किया, चले वही बता दें। चले 8 महीनों वाला बता दें।
हार्ट से बचाया है। 8 महीना में हमने कमिटमेंट्स पूरी की हैं। 8 महीना में हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात ठीक किए, चीन से ताल्लुकात ठीक किए, तुर्की से, यूएई से, मलेशिया से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, इन सब से जो ताल्लुकात खराब कर गए थे ना मौसूफ इमरान खान, वो हमने ठीक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 8 महीनों में जो हमने जहां जहां जो जो कमिटमेंट थी वो पूरी की हैं। अब आ जाएंगे इस बात पर कि जैसे शेख मुनीब साहब ने कहा कि जी वो कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं कर रहे ना इमरान खान साहब, कि जी पहले इलेक्शन करा दे। तो हम कौन सा गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं या हम बात कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो जब ये पार्लियामेंट जो असम्बली मुद्दत पूरी करेगी हम उस वक्त करा देंगे। हम भी तो आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। और जब वो ये कहते हैं कि जी कल उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए मेरे साथ बैठे, हमने कहा पेशगी शराइत खत्म, बैठ जाओ। आज वो पीछे हट गए। और एक बात, मैंने जो पहले बातें की हैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, और अब जो बात कर रहा हूं और अब जो बात मैं करने वाला हूं अपना यावर बुखारी साहब के जवाब में, उनके भी एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। यावर बुखारी साहब ने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, या ये या इनका लीडर झूठा है। अब इनका लीडर कहता है नहीं अपना अमेरिका ने साजिश नहीं की, नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की। अब इनका लीडर कहता है वो रूस जाके मैंने गलती की। पहले इनका लीडर कहता था कि जनाब सुपर ताकत अल्लाह है, अमेरिका नहीं है। अब उन्होंने 16 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया जर्मन टीवी को, तो कहते हैं सुपर ताकत है अमेरिका और हम उससे ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। तो जब आप कहते हो कि जनाब ये भी और जो केबल है वो मामला भी पीछे रह गया, तो फिर इम्पोर्टेड कौन है? फिर इम्पोर्टेड नहीं है, फिर आप लोगों के दिमाग में खन्नास है। अपनी जायदादें बेच के पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे? राना साहब फिर अपनी बारी पे बात करें। दूसरी बात आपने जो की वो ये है, आप नवाज शरीफ की बात करते हो, आप पहले अपने तालिबान में तो झांको। आपके लीडर की ऑफशोर कंपनियां हैं या नहीं है? बुखारी साहब आपके साथ मैं 50 लाख रुपए शर्त लगाता हूं, तरदीद करें कि आपके लीडर की ऑफशोर कंपनियां नहीं है। और ऑफशोर कंपनियां अगर हैं तो क्या उसने पैसा मुल्क से बाहर नहीं रखा? नंबर 1। नंबर 2, आपके लीडर ने काला धन सफेद नहीं कराया 98 में। आपके लीडर की बहन जो पैसे इकट्ठे करती है शौकत खानम के और अल कादिर के, और वहां डायरेक्टर है, और उसने 65 अरब रुपए काला धन सफेद कराया, फिर कुछ और निकला, तो वो चीफ जस्टिस जो आपको सपोर्ट कर रहा था साकिब निसार, उसने 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया। क्या नहीं किया? करे, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप मुझे कहते हो जी आप गलत बयानी करते हो और बातें फेरते हो, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आप सुने, उसके बाद ये बात सामने रखता हूं कि आपके लीडर ने तोशा खाना में 50% जो एस्टिमेटेड प्राइस है उसके देकर 50% अपना तोहफा घर ले जाने की यानी एक कानून बनाया, लेकिन उसके 26 दिन के बाद 20% पर, और वो असेस्ड भी अपनी मर्जी की, हाथ की लिखी हुई असेसमेंट, कोई ना मोहर ना बात ना कुछ। वो बंदा ही नहीं मिल रहा जिसको आपने घड़ी बेची है, दुकान ही बंद करके चला गया है, लेकिन जिसके पास वो घड़ी है वो वहां मौजूद है। वो बता रहा है कि ये घड़ी पड़ी है और उसके पास वीडियोस भी हैं, आप जाएं जरा लेके जाएं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिलखसूस सैयद यावर बुखारी साहब जब बात करें तो वो ये देखें कि वो सिद्दीकुल फारूक से बात कर रहे हैं। और मैं अपने खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अगर कोई गलत बात करूंगा मैं जवाब दे इनको भी, मैं गलत बात नहीं करूंगा। मैं ये अब आपने इलेक्शन बार इलेक्शन की बात तोड़े, मैं थोड़ा सा जाएं इलेक्शन हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा मैडम, अच्छा चलिए, मेरा सवाल पहली ब्रेक में भी नहीं आया था सिद्दीकुल फारूक साहब, अब डिबेट दूसरी तरफ निकल गई है। अब वो यावर बुखारी साहब इसके ऊपर कमेंट कर देते हैं, इलेक्शंस करवाने में क्या प्रॉब्लम? जी देखिए, इलेक्शन को ये कभी भी नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल एक हारी हुई पार्टी है। ज़हनी तौर पे भी इन्होंने 45 महीने हुकूमत की है, 15 महीने करने का आइन हमें हक देता है। चलें ठीक है, ओके राइट ठीक है। जी ठीक है। यावर बुखारी साहब, शेख मुनीब सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा इजी होके टाइम। मेरी ना सिद्दीकुल फारूक साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए मतलब मोहतरम है। बात यह है कि आप ये देखें, आप पीछे इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसको उठा के देख लें। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने कभी भी अपोजिशन से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की।
वो हमेशा एक डिनाइल मोड में रहते थे। वो कहते थे कि फ़र्द कुल की हुकूमत होनी चाहिए, मैं हूँ। वो अपनी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मशावरत करते हैं, क्योंकि हुक्म उनका ही चलता है। अब बात ये कि चले हम कहते हैं ये बड़ी खुश आइंद बात है, ये तो नई बात नहीं है शेख साहब, ये नई बात नहीं है। हर जगह पे ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड ही इस वक्त वही अकले कुल है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना, मुज़ाकरात के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि देखिए शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मिसाके माशियत की बात की, तो वहाँ पे इमरान खान ने उनको कोई गुड जेस्चर नहीं दिया, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। आप ये देखें कि अब अगर इमरान खान आपको कह रहे हैं कि भाई ऑनियर कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन करवा दें, मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, ये कल तक उन्होंने कहा, ठीक हो गया। अब बात ये कि मुझे देखें इतनी, ये हमारा मुल्क जिन मुआशी हालात से गुजर रहा है, शहबाज शरीफ को देखें एज ए नेशनल लीडर उनको फौरी तौर पर उनकी जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए। मुल्क की मफाद में ज़रूरी है। हमारा TLP वाला भी मुहाज खुल गया, आप देखें मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के गुनाहों को एक्सपोज करते रहेंगे तो ये मेरा ख्याल सलूशन नहीं है हमारे। माफ़ी चाहता हूँ, ये आप इसके ऊपर बैठे बात करें, दो जी ठीक है, बात कर लेनी चाहिए, लेकिन आपने खुद ही कहा कि इमरान खान साहब नहीं बैठते बात करने को। इमरान खान साहब कोई आसमान से उतरे हुए हैं कि वो शराइत लगाकर डिक्टेशन देकर हमें कहें कि ये शर्त मानोगे तो इधर आके बैठो। हम कहते हैं। जी ठीक है सिद्दीक अल फारूक साहब, अब यावर साहब की टर्म है, उनको बात कर लेने दीजिए। जी यावर साहब, कंडीशन कोई भी होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं ना, हमने जवाब में कहा है जी नो प्री कंडीशन। जी ठीक है, राइट जी, राइट जी। सिद्दीक अल फारूक साहब मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से पंजाब में, जिसको ये अपना गढ़ कहते थे। ये लोग डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि कहां पे टांग रही है। ये एग्जैक्टली इनके साथ, ये इनको जो लाहौर में इनके साथ हुआ है, वो जो बात आपने बीच में की थी कि इनके पास वफाक होगा, तो इनके पास सिर्फ वफाक नहीं था, इनके पास सूबा भी था। जब हमने इनको 16 सीटों पे हराया, एक सीट ये लोग रिकाउंटिंग नहीं करवा रहे, सिर्फ 33 वोटों का फर्क है, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट और ये मिलके इन लोगों ने वो रिकाउंट नहीं होनी, अगर होने दे तो वो 16वीं सीट भी हम जीते हुए। लेकिन चले हम 15 जीते, 75%, 2/3। ये सिद्दीक अल फारूक साहब को दिल में भी पता है। अभी एक बड़ा मेरा भाई दलेराना चेहरा और आवाज से बात कर रहे हैं, ये इन लोगों के फरिश्ते इनको छोड़ चुके हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी और KP में भी हमने इनको नॉकआउट करना है, स्वीप करना है, और फिर जब ये लोग वफाक का इलेक्शन करवाएंगे तो उसके अंदर फिर हमारी जीत इंशाअल्लाह यकीनी अल्लाह के फजल से। और दूसरी बात, बड़ी बात ये कि अगर ये वफाक का इलेक्शन नहीं अनाउंस करते और सिर्फ सूबों का होता है, तो इनके मेजोरिटी ऑफ द लीडरशिप तो इलेक्शन कैंपेन में जा ही नहीं सकती है, क्योंकि मिनिस्टर्स हैं। फिर सिद्दीक अल फारूक साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। इनने जो इमरान खान की ऑफशोर कंपनियों की बात की, वो तब थी कि जब वो क्रिकेटर था, और वो आधे से ज्यादा बरतानिया की ऑफशोर कंपनीज होती हैं वो टैक्स हेवन के लिए, और वो अगर ऑफशोर कंपनीज को समझते हैं तो शायद ये बात ना करते। इन्हें अपने आप को इसके वो पांव पर कुल्हाड़ी मारी। मैं इमरान खान की हद तक मैं हर बात करने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन अगर ये बात करेंगे किसी और की तो फिर मैं हसन हुसैन नवाज और फिर मरियम, और मरियम के क्या ताल्लुकात है अरबियों के साथ, हसन हुसैन के क्या ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ के क्या ताल्लुकात है मोदी के साथ, वो सारी बातें होती है ना। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, मैं अभी सीधी बात करता हूँ इनके साथ। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने लेके आया। अच्छा सिद्दीक अल फारूक साहब बात कंप्लीट कर लेने देना, फिर आपको मैं आपको टाइम देती हूँ सिद्दीक अल फारूक साहब जी। असेंबलियां डिसॉल्व की तो आप लोगों को छठी का दूध याद आ जाएगा। हम लोग से मौका दे रहे हैं 20 तारीख तक कि अभी भी होश के नाखून दे लें। ये मईशत का इस्तेकाम, जमहूरियत का जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेकाम नहीं होगा, ये नहीं होगा। लोगों को इन पे यकीन ही नहीं है। कहते हैं बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चीन से पता करें, चीन ने इनको बोला क्या है, तुम लोगों ने अमेरिका की इमाम पे तुम लोगों ने जो कुछ किया है, तुम लोगों ने हमें पीछे रखा है, अमेरिका को आगे रखा है। चीन इस बात से नाराज है। एक जनरल ने पूरा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर। फिर ये बोलते हैं सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात है, आखिरी तक हमारे यूरोपियन यूनियन से बेहतरीन ताल्लुकात थे। लेकिन आपने जैसे कि आप यावर साहब आप जैसे कह रहे हैं कि अभी टाइम दिया है, अभी भी बातचीत कर लें। अगर टाइम देना है तो संजीदगी का तो मुजाहिरा करें ना। संजीदा तो है ही नहीं मुज़ाकरात के लिए, यानी कि टाइम टेकिंग है। ये जस्ट आप भी टाइम ले रहे हैं, उनको भी टाइम दे रहे हैं। ये कोई आलिया इसके अंदर हम इनको मौका ये दे रहे हैं
कि प्रोविंशियल सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करने से पहले ये अगर जनरल इलेक्शंस कॉल करते हैं, मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है कि अवाम बीच में हो, अवाम की मर्जी हो, और बाहर वाले इंटरनेशनल लेंडर्स को, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे हमारे दोस्त ममालिक हो, उनको यकीन हो कि भाई ये हुकूमत 5 साल के लिए है, एक बात। और नंबर 2, ये लोग बेईमान नहीं है, ये लोग जाके एवरेन फील्ड में अपार्टमेंट नहीं खरीद लेंगे। लेकिन यावर साहब, अगर क्या बईद है, क्या बईद है यावर साहब, सुन लेना यावर साहब, क्या बईद है कि ऐसा ना हो कि फिर PDM की जमातें आ जाएं, वफाक में ही आए, वो इसी तरह से कोलेशन गवर्नमेंट फिर बना लें, तो फिर ये चोर डाकू ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं इन्होंने ही आना। ये तो अवाम की मर्जी है ना। अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हकीकी मायनों में न्यूट्रल हो जाए, जो नहीं है अभी तक, अगर हकीकी मायनों में न्यूट्रल हो जाए और वो छोड़े, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ कि ये जितनी इन लोगों ने लाहौर के हलकों में और पिंडी वगैरह के हलकों में जाली वोटें दर्ज की हुई है, उनको ईमानदारी के तौर पे इलेक्शन कमीशन उनको हजफ करे वहां से। इनके बड़े बड़े बुर्ज गिरते हैं, इनको तो समझ आ जानी है। जिस सिस्टम पे आप बिलीव ही नहीं कर सकते, जिस सिस्टम पे आप बिलीव ही नहीं है, और लाहौर जैसी जगह पे ये लोग हारे, जिसको ये लोग समझते थे कि इनकी नानी की हवेली है, इनको उड़ा के रख दिया बिल्कुल। जी ठीक है, सिद्दीक फारूक साहब आपकी जानिब आती हूँ। शेख साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं, और साथ में ये कि ये तो कहा नहीं जा सकता, इलेक्शन कैंपेन से पहले केयर टेकर सेटअप आना है, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना है कि इलेक्शन कैंपेन होगी, पता चलेगा इलेक्शन डे को किसने किस तरह से कैश करवाना है। ये भी एक है फन है, एक आर्ट है पॉलिटिकली, जो ये लोग इतने जो है इसमें माहिर भी हैं, एक्सपर्ट हैं, सीनियर्स हैं, तो ये सब तो अभी पता चलना है। हम इससे पहले कह रहे हैं कि अभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाती है PDM ही आ जाती है तो यही लोग होंगे, इन्होंने जो भी कर रहे हैं इन्होंने बाद में भी करना है, तो लेट्स कंप्लीट द टेन्योर के इसको लेने देना चाहिए। जी देखिए, बात ये है कि इनको अपनी आईनी मुद्दत ठीक है पूरी करनी चाहिए, लेकिन बात ये कि हमें हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत चल रही है। इमरान खान कह रहा है कि मुझे आने दो, ये कह रहे हैं हमने कुर्सी नहीं छोड़नी। तो बात ये, या तो फिर उनकी बात को माना जाए या फिर उसकी बात को माना, दोनों में किसी बात को माना, दोनों आपस में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुल्की मफाद में इनको सरेंडर कर देना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। मैं देखें, अगर आप देखें नून लीग भी अगर आई है या PDM आई, 13 जमातें आई हैं अपनी कोलिशन की शक्ल में गवर्नमेंट में, तो ठीक है, उनको अपना गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि वो भी कोई गैर सियासी अमल के नतीजे में तो नहीं आए ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई है, उसके नतीजे में आए ना। कोई एस्टेब्लिशमेंट ने तो ला के नहीं बैठा दिया कि जी ये आप जी हुकूमत चलाएं। उन्होंने अपना नंबर गेम जो भी ना उसको पूरा किया है और वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। लेकिन मैं तो देखें यही कह रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंटली इनको दोनों पार्टियों को मिल बैठ जाना चाहिए, इलेक्शन फौरी कर लेने चाहिए। बात ये कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पॉलिटिकल जो बॉडीज़ हैं, जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, उसको इस पे अमल कर लेना चाहिए। ये जी इमरान खान ने ऐसे किया, शहबाज शरीफ ने, नून लीग ने ऐसे किया, तो ये नहीं कहना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस का काम है, वो इनको देखें, इनको सजाएं दें, कन्विक्शन उन्होंने देनी है, उन्होंने इनका ट्रायल चलाना है। मतलब हमने तो ये काम नहीं करना ना, हमारा काम है। देखें जी, अगर मुल्क में हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, हमसे नहीं चल पा रहे, तो डेफिनेटली आप इलेक्शन की तरफ जाएं, आवाम के पास जाएं और उन्हें कहें जी आप नया सरबराह मुंतखब करें। लेकिन मुनीर साहब, एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा जब इलेक्शन होंगे, और वो किसी के लिए काबिल कबूल होंगे और किसी के लिए नहीं होंगे। ये आप देख लें कि क्या ऐसा होता है, ये नहीं होता। लेकिन दूसरी बात जो आपने अहम की है कि मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात की आपने बात बिल्कुल की है, लेकिन इसके लिए कोई संजीदा नहीं है। ब्रेक शामिल कर लें, फिर उसके बाद लेते हैं। मुज़ाकरात के लिए कोई भी संजीदा नहीं है, और इसमें पहल तो सबसे पहले गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस वक्त अगर लीड कर रही है तो उनको चाहिए कि वो संजीदगी दिखाएं। वो इमरान खान से क्यों तवक्को करते हैं एज अ ऑपोजिशन कि वो संजीदगी दिखाएं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे थे कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत के ज़रिए मामला तय पा सकते हैं तो क्यों नहीं, मशरूत गैर मशरूत और पहल किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, इस बहस में ही क्यों जाना, कि इस बहस में ही हम क्यों जाएं। हमें बातचीत करनी चाहिए लेकिन इसके लिए संजीदगी दोनों तरफ से ही नहीं है। मुनीर साहब, आप बात कंप्लीट कर लें, मैं फिर सिद्दीक़ अल फारूक साहब की जानिब चलती। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि बात ये है कि इलेक्शन जोन से हैं अब हो जाने चाहिए जो मुल्की हालात चल रहे हैं, और अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो भी सियासी पार्टी इलेक्शन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आती है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसने खुद इकरार किया है कि 70 ईयर्स से वो उनका पॉलिटिकल जो आपका यहाँ सनेरी था उसमें वो इंटरवीन करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस गलती का इतराफ़ किया और आइंदा उसमें मतलब इंटरफेयर ना करने का उन्होंने प्रॉमिस भी की है। तो अगर मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का जब अगर रोल रहा है और अब नहीं है, इसके अब इस इलेक्शन के दिन में जो भी गवर्नमेंट आती है हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। ये दोबारा इस तरह की उंगली उठाने की जो मतलब सियासत है ये नहीं करनी चाहिए, ना कि हमें किसी अंपायर की उंगली का इंतजार करना चाहिए। सिद्दीक़ अल फारूक साहब, अगर वाकई ही गवर्नमेंट चाहती है कि बैठ जाए ये असेंबलियाँ जो है तहलील ना हो, वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, तो आप लोग एंगेज करें, आप लोग इन्वायरमेंट बनाएं, इमरान खान साहब को एंगेज करें। इमरान खान साहब डायरेक्ट नहीं है तो बहुत सारे और मोतबर लोग हैं पीटीआई में जो बातचीत कर सकते हैं और राब्ते पहले भी होते रहे हैं, तो आप उनके ज़रिए एंगेज क्यों नहीं करते? आप लोग भी तो इस तरफ चाहते हैं कि ऐसी सियासत, ऐसा माहौल हो कि जिससे जो है वो कोई फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान ही है मुल्क का। तो खासकर बात यह है कि उनके पास उनके सदर मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान के भी सदर मुमलिकत हैं। आपको पता है उन्होंने कोशिश की, इनके परवेज खट्टक साहब वगैरह सारे आते जाते रहे। और फिर मैं जल्दी से याद दिला दूं कि मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो हमने इमरान खान के साथ हर किस्म का तामुन किया, चाहे वो तहरीक लब्बैक का धरना हो, हम इनके साथ खड़े थे कि धरनों से हुकूमतें तब्दील करने के हम हामी नहीं हैं। हमने हुकूमत को सपोर्ट किया, हमने कोरोना में सपोर्ट किया, हमने जो है अपना जो इंडियन एग्रेशन था उसमें ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान का मामला था, हमने सपोर्ट किया। कहाँ हमने सपोर्ट नहीं किया? लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त भी अपनी तकरीर करके कोरोना के मामले पे चले गए और उन्होंने अपोजिशन लीडर की बात तक नहीं सुनी। फिर जब उन्होंने कहा कि जी इंतखाबी कवानीन में तरमीम करनी है, नैब के कवानीन में तरमीम करनी है, इनके जो वजीर कानून थे कराची से वो हमारे लोगों के पास आए, बातें तय हुई, फिर इन्होंने कहा मैं इनके साथ नहीं बैठता। तो एक आदमी का जो शेख मुनीब साहब ने भी कहा है, उनका रवैया शुरू से ये चल रहा। हम फिर कहते जब वही अपोजिशन लीडर वजीर आजम बने तो उन्होंने उसी दिन 10 अप्रैल को ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की कि आइए बैठते हैं, सारे मामला पर बात करते हैं, फिर रिजेक्ट कर दिया। अब वो कहते हैं कि करो लेकिन मेरे साथ बैठो, मुझे तारीख दो इलेक्शन की। तो बिल्कुल ये हमारा हक है कि हम कहें, हम कोई पेश की शर्त मानने वाले नहीं। आप बैठ जी, ठीक है, एक एजेंडा हो, उस एजेंडे में इंतखाबात भी रख दें, एजेंडा रखें 4 निकाती, 5 निकाती, 6 निकाती, उस एजेंडे पे बात करें। आप कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं? फारूक साहब, ये देखें ना, पीडीएम को या इस वक्त इत्तेहादी जमातों को और वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एटलीस्ट कोई 2-4 नुकाती कमेटी अनाउंस कर दे, इत्तेहादियों को ही कहें, एमक्यूएम को ही कहें, वो तो इमरान खान साहब के करीब रहे हैं। काफ लीग जो कि इस वक्त उनके करीब है, आदि और आदि आपके करीब है, उनको कहें कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करें, किसी को कुछ कहें। जिस आदमी ने ऐलान किया है कि आए मेरे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, उसका काम है साथ ही कमेटी भी ऐलान करे कि उसका काम है, उस पेशकश है। वो तो ऐसा ओपोजिशन है ना, ग्रेस तो यही है, ग्रेस तो यही है, बड़ेपन का मुजाहिरा तो यही है, गवर्नमेंट में तो आप ही है। हमारे तमाम भाई अपनी कमेटी हमारे से राब्ता कर लें जी। अच्छा, यावर बुखारी साहब, चलें, ये एक जो उनका शिकवा ये है कि आप लोग ऐसा एक तो माहौल नहीं बना रहे, एक तरफ आप गाली देते हैं, एक तरफ आप इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो भी आप मशरूत करते हैं। आप गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात करें ना, ये तो फिर टाइम गेनिंग वाली वही पहली वाली बात ही हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मईशत का हाल है उसके अंदर अवाम का इत्मीनान
बैनुल अक़वामी इदारों का और मुल्कों का एतमाद होना जरूरी है, जो इन पे नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं IMF से, इधर उधर से। हमारे जमाने में पेट्रोल का जो ऑयल का बैरल था $106, $105 से $110 था, हमने $150 लीटर रखा हुआ था। अभी है $80 से $84 बैरल, इनने 250 रखा हुआ है। मतलब ये कितना पैसा कमाएंगे? इनने पंजाब को पिछले साल का 172 अरब देना है और इस साल का अभी तक नहीं दिए। ये तो इन्हें पंजाब को देना और ये लोग दे भी नहीं रहे हैं। ये लोगों ने KP के साथ भी ये किए हुए हैं, जानबूझ के डेवलपमेंट के मंसूबे ने रोके, इनकी वजह से रुके हुए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अनाउंस करें, हम बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है? हम चाहते हैं मईशत को एक मुस्तहकम हुकूमत मिले, ऐसी हुकूमत ना हो कि जो दुनिया को पता है कि एक साइबर की धमकी की वजह से यहाँ पे हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को सहूलतकारी का एक पूरा रोल प्ले किया और इनको सारे हमारे इत्तेहादी इनके हवाले किए। तो हम ये कह रहे हैं कि दुनिया को भी नजर आए, अगर चीन इनसे जो नाराज है वो इसी बात से नाराज है कि तुम लोग अमेरिका के गोद में बैठे, और ये लोग तो हमेशा डिग्गी में बैठ के मिलने के आदी हैं। वहां पे अमेरिका में जाके इनका मुल्ला फजल रहमान क्या कहते हैं कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, जो कुछ बोलना है मैं कर लूंगा। ये लोग अमेरिका के पिट्ठू हैं, बिके हुए हैं। ये पाकिस्तान की मफाद की बात नहीं करते। ये कहते हैं आए अपने 1100-1200 अरब रुपए के लिए NRO लें, हम लोग जाके पैसे उठा के ठेकों में बाहर लेके जाएं। यावर बुहारी साहब अगर NRO की तो बात ही ना करें ना, NRO की बात ना करें, NRO की बात ना करें, बहुत भारी पड़नी है आपके ऊपर, क्योंकि NRO देने वाले भी आप ही हैं। कर देखिए, अगर हम में से कोई चोर है, मैं कहता हूँ उसको भी सजा होनी चाहिए, लेकिन जिस ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जिस ने पैसे चोरी किए हैं, जिस ने मोटरवे से इधर उधर से कहीं से ठेकों से पैसे कमाए हैं और बाहर जाके जायदादें बनाई हैं, अल्लाह उनको और उनकी नस्ल को तबाह करे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। सर अब मामला देखिए बददुआओं तक आ गए, नहीं अल्लाह के ऊपर आ गए। आप लोग नैब से कुछ करवा नहीं सके, एहतसाब आप कर नहीं सके। एक चोर हटता है, दूसरा चोर हटता है। आप बददुआओं से करवाएंगे, आप जो काम आप नैब से नहीं करवा सके आप वो बददुआओं से करवाना। नहीं जी, नैब तो ने फारिगी कर दी है। मतलब हम तो कहते हैं अल्लाह ताला के नजदीक, हम कहते हैं या अल्लाह इनको जो चोर है उसको गर्क कर, जो चोर है। देन एंड जवाब देता हूं मैं। पहली बात तो ये कि जिस आदमी ने कोरोना के गैर मुल्की फंड में 40 अरब रुपए की करप्शन की है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं 50 अरब रुपए बरतानिया उज़्मा ने भेजा ग्रेट ब्रिटेन में, उसको बंद लिफाफे में जिसने मंजूर करके घपला किया, खुदा उसको तबाह करे। जिस बंदे ने, जिन लोगों के 1960s में 7 कारखाने थे। अच्छा, आप नवाज शरीफ वगैरह पैसा लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आप उनकी बात तो करते नहीं है। वो तो लगता है कि वो कोई बहुत बड़े फरिश्ते। मुझे बताएं कि वो पैसा वापस लाएं या ना लाएं, पाकिस्तान को जरूरत है, आप ये बताएं। जी यावर साहब टाइम देना, सिद्दीक अल फारूक साहब कंप्लीट कर लें। मतलब वो नमोज की उन चोरों की तो बात करते ही नहीं है, बताएं ना कि वो पैसा वापस लाए ना लाए। हमें पार्लियामेंट लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए। ये कोई जलसा, ये कोई यावर साहब, ये कोई जलसा तो है नहीं है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहाँ पे क्या हम इंतजार करते रहे? यावर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं रहे, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हमें पार्लियामेंटी लैंग्वेज में ही रहना चाहिए। जी यावर साहब आप बताएं, आपकी यावर साहब बात सुनिए, 4.25 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, अगर आप इसी एजेंडे पे आए ना कि चोरों लुटेरों को पकड़ना है, बाहर से पैसा लेके आना है, आपने अपने दौरे हुकूमत में आया इनसे पैसा क्यों नहीं रिकवर किया और आपने नवाज शरीफ को आसानी से बाहर जाने दिया, और अभी आप फिर ये बयानी लेके आ गए कि जी हमने पैसा रिकवर करना है? ये बात देखिए गलत है। देखिए अमल से साबित करना था ना, रुपए लग गए, अरबों रुपए लग गए कि आपने पैसे निकलवाने थे। मैं समझता हूं कि हमारी ना एलईडी की, हम लोगों ने सिर्फ नैब के ऊपर भरोसा किया और उनके प्रोसिक्यूटर्स पे भरोसा। जी ठीक है, सिद्दीक अल फारूक साहब लास्ट कमेंट शॉर्टली कीजिएगा, क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी सिद्दीक अल फारूक साहब के मोनस इलाही ने जो तरसों इंटरव्यू दिया है, परसों, उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट और बाजवा साहब आखिर में भी इनके साथ ही थे। ये एक चक्कर था, समझ गए आप? आप आधा सच,
हमें आदत है, हम आधा सच ही बोलते हैं। नहीं आलिया, मैं फिर शहबाज शरीफ की मीटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा चले क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब, सिद्दीक अल फारूक और शेख मुनीस साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो हासिल बहस है जिसका कोई नतीजा तो नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट लोगों की समझ आएगी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ज़ाती मफादात, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किस तरह से अवाम और मुल्क का नुकसान करती है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।